हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बुढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी आपका 10 क्लास है और 10 क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देखें। तो आपको याद होना चाहिए कि जो कल हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, तो कल मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज क्या है, इसको हम देख रहे थे। तो बेसिकली हमने जो हमारा वाटर है, जो जल है, हमने उसकी महत्वता को समझा कि वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, कैसे कैसे हम उसका मल्टीपल यूजेस करते हैं और कैसे हम उसका मल्टीपल यूज और भी फ्यूचर में कर सकते हैं। उसी को लेकर ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, देखा कि जल हमारे पास कितना है, 3/4 घिरा हुआ है। और हमारे पास फ्रेश वाटर की कंडीशन भी मैंने आपको बताई कि हमारे पास फ्रेश वाटर बहुत कम है। ये सारी चीजें मैं आपको बड़े अच्छे से आपको एक एक करके समझा चुका था। ठीक है, और मैंने ये बताया कि जल दुर्लभता और जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी मैंने आपको दिखाया और बताया था। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि हमको जल संरक्षण क्यों करना चाहिए और आने वाले समय में विश्व में कैसे हम पानी की क्राइसिस को झेलेंगे। जो आपका वाटर क्राइसिस होगा ना, ये आपको ध्यान रखना। जैसे कहावत भी कही जाती है कि अगर जब भी थर्ड वॉर होगा, वो हमेशा पानी को लेकर हो, तो पानी को लेकर। यानी कि आप सोच सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में सबसे ज्यादा अगर किसी की नीड यहाँ होने वाली है, तो आप ध्यान रखना वो होगी जल को लेकर। क्लियर है? क्योंकि आज भी हमारे पास फ्रेश वाटर की आप देखें तो 2% के लगभग आसपास में है, और जबकि हमारे पास आपका सलाइन वाटर बहुत ज्यादा है। आप देखिए इतना ओशन है, हमारी लेक्स हैं, हमारी रिवर्स हैं, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह हमारे पास पानी तो है, लेकिन मेन है उसमें कि हमारे पास आपका ड्रिंकिंग वाटर का पानी कितना है, हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर कितना है। आप सोचिए ना कि आपके पास बहुत सारे समुद्र है, क्या आप समुद्र का पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते, क्योंकि इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम का कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सारे आपके नमक जिनसे हमका बनता है, जो हमारा आपका सॉल्ट बनता है, उसी के सारे कंटेंट आपके किसमें है, ऑर्सेनिक जो आपका वाटर है उसके अंदर है। हम इसको नहीं पी सकते। क्लियर है? हम कौन सा पी सकते हैं? हम जो आपका फ्रेश है, जो आइस वाला है, या तो वो पी सकते हैं जहां से हमारा ओरिजिन ऑफ जो आपका रिवर्स होती है, जैसे लेक्स निकलती हैं, वही तो हम पी सकते हैं। या फिर जो आपका ग्राउंड वाटर है, उसको हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली मीठे पानी का आप बोलते हैं स्वीट वाटर, तो स्वीट वाटर का अभिप्राय यही है, जिस पानी को हम ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं वही हमारा स्वीट वाटर की आपका कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना। अब देखिए, तो कल मैं आपको इतना बताया था कि कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या स्थिति है, क्या कंडीशंस है, कितनी हम लोगों को पर डे एक व्यक्ति को 55 लीटर ऑन एवरेज आपका जो जल है वो आपका चाहिए। आप सोच के देखिए, 55 लीटर पर पर्सन आप पर डे यूज, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 55 लीटर पर डे आपका यूज करता है। और मैं ये नहीं कह रहा, जो हमारा इकोनॉमिकल आपका सर्वेक्षण विभाग है, जो डाटा एनालिसिस जारी करते हैं, जो आपका सर्वे करते हैं, उन लोगों ने यही डाटा हमको दिया है। क्लियर है? तो उसी के आधार पर हम लोगों ने बातें की थी। फिर कल हम देख रहे थे कि कैसे आपका, हमने थोड़ा हिस्ट्री देखा कि क्या जो हम आज जो है वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और खास करके जो हम लोग आपका बड़े बड़े चेक डैम बना रहे हैं या बड़े डैम बना रहे हैं, क्या उनका डैम बनाना आज ही हम लोग आपका मॉडर्न यूजेस में आया है, या फिर हम लोग आपका एंशिएंट टाइम से भी इसको आपका मल्टीपल यूजेस में यूज कर रहे हैं? तो हमको पता लगा कि ये कोई आज का नया नहीं है, ये हमारा एंशियंट है। एग्जाम्पल हमको पहली शताब्दी में मिला, जब आपके इलाहाबाद क्षेत्र में आपका शंखेश्वर गंगा के मैदान में आपका बाढ़ से संबंधित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग किया गया। फिर उधर वो आपके चंद्रगुप्त जो आपके मौर्य हैं, उन लोगों ने किया, झील बनाई उड़ीसा, नागार्जुन कोंडम, वेलूर, महाराष्ट्र, कोल्हापुर में, ये रीजन में। और फिर हमने होज ए खास हमने देखा कि कैसे इल्तुतमिश ने इसको बनाया। फिर मैंने आपको नहर के बारे में बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने कैसे नहरों का जाल बसाया और हज ए शब्र नामक एक आपका कर लगाया था। जो टैक्स आपका मेनली क्या था, वो टैक्स यही लिखा था कि आप सिंचाई के लिए नहर का पानी यूज कर रहे हैं, तो बदले में आपको जो है सुल्तान को या आपके सल्तनत को आपको टैक्स पेयर है और आपको कर देना पड़ेगा। तो वही सारी चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत आपका देख रहे हैं। तो इतना हम लोग आपका देख चुके थे। डैम हम देखें
तो सबसे पहले हमने हीराकुंड बांध को देखा और मैंने बताया था कि हीराकुंड बांध आपका महानदी रिवर पर है और छत्तीसगढ़ जो आपका राज्य है वहां पर मैंने आपको बताया था। क्लियर है? और हमने ये कहा था कि जो क्या जो ये हमारी नदी है, नदियों पर जो बांध बने हुए हैं, इन बांध का क्या आपका इम्पोर्टेंस है, इसके महत्व को समझने के लिए जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री, क्या नाम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अगर आप आधुनिक भारत का मंदिर देखना चाहते हैं तो वो क्या है, हमारे जो बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर है। ठीक, पूछ लिया जाए कि आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा गया है, तो जो हमारे बांध बने हैं उनको कहा गया है। कहा किसने है, आपका पंडित जवाहरलाल आपका नेहरू ने कहा है। क्लियर है? और कैसे हम इनको मल्टीपल यूजेस में प्रयोग करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, और इन पर बड़े बांध बने हैं, नर्मदा बचाओ अभियान, आपका टिहरी बांध, कुछ आपके चीजें हुई हैं, कुछ इन बांधों में भी कुछ आपका डिस्प्यूट हमको देखने के लिए मिले, जैसे मास लेवल पर जो है आपका विस्थापन हुआ, सेटलमेंट हुआ, शिफ्टिंग हुई, उसके कारण जो आपका लोकल एरिया थे वो लोग उसका विरोध कर रहे थे। और ऐसा ही एक आंदोलन हमारे राज्य में शुरू हुआ था, आपको बताना चाहिए, जो आपका टिहरी बांध को लेकर। ठीक, तो इतना हम सब कुछ आपका देख चुके थे। आज हमें सिंचाई के रूप में से बात करनी थी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिलहाल आपको सभी बच्चों को थोड़ा समय दूंगा, लगभग 1 मिनट के आसपास। तो आप जल्दी जल्दी से एक बार, जितना पीछे हम लोग पढ़े हैं, अभी रिवीजन करा है, कोई चीज, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चों? चलिए, शाबाश, आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो इतना हार्ड टॉपिक नहीं था, बस सरल था। थोड़ा सा अगर हम कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी है तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। देखिए, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रारूप के परिवर्तित किया है। जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी थी, वहां पर जो आपका क्रॉप, जो आपका पैटर्न है वो आपका चेंज हुआ है। फसल प्रतिरूप परिवर्तित, यानी कि क्रॉप पैटर्निंग बेसिकली चेंज हुई। कारण क्या है, जहाँ पर आपका इरिगेशन कम होगा, सिंचाई कम होगी, वहां पर जो आपका प्रोडक्शन है वो कम होगा। क्लियर है? और आप जानते हैं हरित क्रांति के बाद सिंचाई के महत्व को बढ़ाया है। क्लियर है? कह रहे जहां जल गहन वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहा है, मृदा के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिमाण हो सकते हैं। देखिए, फायदा तो है कि हम लोग आपको कृषि करेंगे, हम कमर्शियल एग्रीकल्चर बढ़ेगा, लेकिन जो हमारी सोयल है उसमें आपका सैलिनिटी जैसी चीजें भी हमारे इन्वायरमेंट में गंभीर रूप से आ सकती हैं, उनके कॉजेज हमारे यहाँ हो सकते हैं। ठीक, कह रहे भूमि मालिक और गरीब किसानों के बीच आपका सोशल डिस्टेंस परिदृश्य में बदल गई थी। अब देखिए, जो लोग अमीर हैं उनके पास सिंचाई की फैसिलिटी है, और जो लोग गरीब हैं, पहली बात तो भूमिहीन है, भूमिहीन के साथ अगर है भी तो उनके पास जो लैंड एरिया है वो बड़ा कम है, और लैंड एरिया कम होने की वजह से उनके पास क्या हुआ गया है कि जो आपका प्रोडक्शन था उसमें वेरिएशन हो गया है। अब मान लीजिए कोई आपका रिच किसान है, उसके पास हुआ 100 टन, और कोई गरीब किसान है उसके पास हुआ 1 टन। तो आप सोच कर देखिए, इस 100 टन और 1 टन ने क्या कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग जो है आपका बहुत ज्यादा आपका बढ़ा दी। और सोशल डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो उसमें क्या होगा, इकोनॉमिकल जो आपकी प्रॉब्लम है वो हमारे सोसाइटी में खड़ी हो जाएगी, और धीरे धीरे एक बहुत लंबा गैप हमारे यहाँ बन जाएगा, जिसको फिल करना बड़ा कठिन होगा। अब इसका 100 टन प्रोडक्शन क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसके पास सिंचाई की सारी सुविधा है, फर्टिलाइज लैंड है इसके पास, और इसको पेस्टिसाइड्स वगैरह लेयर मिल रहा है, इससे किसी से कोई आपका ऋण नहीं लेना है, कोई आपका लोन वगैरह नहीं उठाना है, इसके पास जो भी है सब इसका एसेट है, इसके पास एसेट इतना नहीं है। ये सारे रीजन हो सकते हैं इन चीजों को, थोड़ा सा अगर आप इनको देखोगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ आएगी। क्लियर है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि बांध उसी जाल के अलग अलग उपयोग लाभ चाहने वाले लोगों को भी संघर्ष पैदा करते हैं। अब देखिए, जो हमारे डैम का जो आपका जल है, सब उसका यूज कैसे करेंगे, अलग अलग, और प्रॉफिट भी कैसे लेंगे, अलग अलग, और इससे क्या हो जाएगा, संघर्ष। अब देखिए,
कुछ लोग तो इस जल को आपका सिंचाई के लिए यूज करेंगे, शायद कुछ पीने के लिए यूज करें, कुछ अपनी फैक्ट्री के लिए यूज करें और कुछ उसको कमर्शियल पर्पज में करें। तो सबका यूजेस अलग अलग हो सकते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान आपका नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने से किसान उपद्रव उतारू हो गए हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के लागत और लाभ के बांटे गए में अंतरराज्यीय झगड़े आम हो गए। और आप जानते हैं कि जितने भी ये बांध बन रहे हैं, इन बांधों की वजह से इंटर स्टेट जो आपका डिस्प्यूट है वो आपका बढ़ गए हैं। क्योंकि आप देखिए, आप कावेरी नदी को देख लीजिए, वो कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के महाबलेश्वर से निकलती हुई आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र में बहती हुई जब आपका फाइनली बे ऑफ आपके बंगाल में गिरती है, तो हर राज्य क्या करता है? उस पर, उसके पानी पर अपना दावा करता है। क्लियर है? लेकिन आप सोचिए कि कोई अगर पीछे डैम बना देगा तो अगले वालों को पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो समस्या उनके सामने खड़ी हो जाएगी। तो इस तरह के ये जो झगड़े हैं, ये बड़े आम रूप में हम लोगों को आपका देखने के लिए मिल गए। एक छोटा सा और पैराग्राफ है जो इसके अंतर्गत आपका चला था, उसको हमको बेसिकली आपका, चलिए, जब हमारा डैम बन रहा था कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो आप जानते हैं वहाँ एक आंदोलन शुरू हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो आपका जनजातीय लोग, किसान, पर्यावरणविद और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामाबंद का मतलब है भीड़ का इकट्ठा हो जाना। और मूल रूप से शुरू हुआ यह आंदोलन जंगल के बांध के पानी के डूबने जैसे पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित था। पहला क्या था कि भैया आप बांध बनाओगे तो जंगल में पानी भरेगा और उस पानी से क्या हो जाएगा? ये सारा क्षेत्र आपका डूब जाएगा, और डूब जाएगा तो समस्या आपकी खड़ी हो जाएगी। ठीक। और दूसरा था इसमें आपका बांध से आपका विस्थापित गरीब लोग। ठीक। इनको हम सबको आपका देखना था। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, विस्थापन का शोक स्वीकार किया जाएगा, विश्व के उन्हें सिंचाई के प्रयास के मामले में रिहंद उत्तरजीविका आपका बताया है और अपने कष्टों में देश की कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया है। परंतु अब 30 साल पहले कड़े अनुभव के बाद उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण आप कह पछताते हैं। हमें ही भले ही जो कुर्बानी है उसे हम क्या चुनेंगे। ठीक। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी बचाओ पर एक बड़ी जल परियोजना है। ठीक है। 4 राज्य हैं इसमें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध गुजरात में 9,490 गांव तथा 173 कस्बे और 124 गांव के सूखाग्रस्त मरुस्थलीय भागों को जल की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अब सोचिए, एक अकेला बांध बन रहा है, गुजरात में इतने सारे गांव, इतने सारे शहर, राजस्थान में इतने गांव को वो जल आपूर्ति देगा। तो ऐसा बांध बनना चाहिए, और अगर छोटा मोटा विस्थापन भी करना पड़ता है तो वो हम उसको अच्छे से अगर हम आपका सेटलमेंट करें तो शायद प्रॉब्लम इतनी गंभीर नहीं हो। देख लिया? अब देखिए, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? सरदार सरोवर बांध की। कहाँ बात कर रहे थे? सरदार सरोवर बांध। तो ये देखिए, ये है सरदार सरोवर बांध, और नदियां आप जानते हैं नर्मदा नदी। ठीक है। और इसी की एक बगल में नीचे नदी बहती है जिसका नाम है तापी नदी। और कहाँ गिरती है? जो हमारा अरब सागर है, अरब सागर में बेसिकली वो आपका गिर जाता है। ठीक है। ये आपको अच्छे से पता। अच्छा, ये देख लिया। और इधर ऊपर और बांध भी बने हुए हैं जो आपके चंबल नदी पर है। ये निकली चंबल नदी, यमुना की सहायक जैसी है। ये देखिए, ये है गांधी सागर,
और ये है राणा प्रताप सागर, और चंबल नदी पर बना है कोटा बैराज। कहाँ बना है? कोटा बैराज। तो कोटा आपका राजस्थान में, बैराज होता है जहां हम पानी को रोक लेते हैं, चेक डैम बनाते हैं, उसको हम बैराज कहते हैं। चलिए, देख लिया, बना लिया। अब देखिए, थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं। ये है आपका चेनाब नदी, और चेनाब में बनाया है सैलाल प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये हमारी नदी आ रही है, आपको पता होना चाहिए, ये सतलज नदी है, और सतलज नदी पर यहाँ बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बंधा है? भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। और यही भागीरथी नदी यानी बेसिकली गंगा पर कौन सा बांध बना हुआ है? ये आपका टिहरी बांध बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पास बना हुआ है आपका नरोरा। ये बेसिकली आपका पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का, नरोरा, ठीक है। घग्गर और आपका सोन नदी पर आपका रिहंद बांध बना हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ 5 बांध बने हुए हैं, किन्नौर, तिलैया, पंचमेत, मेथेन, और ये सारे दामोदर नदी पर। और जो हम एक बांध देख रहे थे अभी, जिसकी चर्चा हम लोग आपका सबसे पहले करे थे, हीराकुंड बांध, ये मैंने आपको बताया था महानदी पर आपका बना हुआ है, ठीक। और इन सारे बांधों को देखिए आप, ये लंदन की थैंसी जो प्रोजेक्ट है उसी के ऊपर ये आपके बांध बने हुए थे। ये क्लियर है, ठीक। कुछ प्रोजेक्ट हमारे नेपाल के साथ भी हैं। आप देखेंगे नेपाल से बहुत सारी नदियां भारत में प्रवेश करती हैं, तो इन्हीं पर हमने क्या बना रखे हैं आपके, हमने कुछ बांध बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ आपका बांध बने हुए हैं जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली काम करते हैं, जो भारत और नेपाल दोनों को बिजली प्रोवाइड कराते हैं। भारत ने ये सारे डैम बनाए हैं, ठीक है। देखिए, क्या है, पिरवर बांध आपका गोदावरी नदी पर, कोयना बांध आपका कृष्णा नदी पर, तुंगभद्रा बांध आपका तुंगभद्रा नदी पर, अर्जुन बांध आपका कृष्णा रिवर पर। कौन सा बांध? कृष्णा रिवर पर, क्लियर है। तो यहाँ गिर रही है आपकी कृष्णा, और ये गिरी आपकी गोदावरी, ठीक है। और ये नदी किसका है? ये महानदी का मुहाना है। और नीचे आपको यहाँ दिखाई देगी कावेरी नदी, ये कावेरी नदी है, ये पेरियार नदी है, ठीक है। देखिए, तो हो सकता है तो एक छोटा सा मैप आपका जरूर बना लीजिए, ताकि चीजें बड़ी अच्छे से स्पष्ट हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ठीक। और देखिए, यहाँ से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत में तिब्बत में सांको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है, और पूर्व दिशा से लोहित नदी इसमें आकर मिलती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद जैसे ही असम में प्रवेश करती है, इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जैसी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और भारत से बहकर आने वाली आपकी गंगा नदी जब इसमें आकर मिल जाती है, तो ये दोनों के सहित यहाँ आपका जमुना कहलाती है। और जमुना के बाद आगे ये मेघना के रूप में जाकर आपका अपना डिपोजिशन बनाती है, जहाँ सुंदरबन का डेल्टा बनता है, क्लियर है। तो यहाँ आप इसको पूरा क्षेत्र को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, तो इतना हम लोग बेसिकली इसमें देख चुके हैं और बात कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अब इनका और अच्छे से यूजेस देखते हैं। कह रहे हैं कि नदी परियोजना उठी अधिकतर आपत्तियों और उद्देश्यों में विफल हो जाना है। कह रहे जिस तरह से उठती हैं, कुछ आपत्ति लगती है और कुछ हद तक ये कुछ चीजों में विफल हो जाती है। कह रहे एक विडंबना यह है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट में जमाव से वे बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अब देखिए, जलाशय बनाए हैं, जलाशय का मतलब जहां पर पानी का रिजर्वायर इकट्ठा है, उनकी तलहटी मतलब जो आपके नीचे का बेसिन है, उनमें कुछ आपके बाढ़ से आपका सेडिमेंट, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू जम जाते हैं, और पानी कैसा होता है, ऊपर उड़ जाता है। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रह जाते हैं।
होता क्या है, बहुत बार वो असफल हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश के दौरान बांध से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति में और विकट हो गई। इन बाढ़ों ने से न केवल जान बल्कि माल का भी नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर यानी कि मार्क्स लेवल पर मृदा अपरदन भी हुआ। और कह रहे बांध के जलाशय पर तलछट जमाव होने का अर्थ यह है कि तलछट में एक प्राकृतिक उर्वरक के बाढ़ तक आपका नहीं पहुंच सका, जिसके कारण निम्नीकरण की समस्या बढ़ गई। और यह माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। और अत्यधिक जल के उपयोग में जल जनित बीमारी, फसलों के कीटाणु और आपके बीमारी, ये सारी चीजें आपका यहाँ पर फैलती हैं और ये चीजें बड़े आम रूप में ले लेती हैं। ठीक है, अब देखिए कहीं पर मान लीजिए आपका बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो बहुत दिन तक वो पानी भरा रहेगा, तो वो आपका जल जनित हो जाएगा, बीमारी हो जाएंगे, दूषित हो जाएगा। और उससे क्या होगा, जो आपका पोल्यूशन है वो बेसिकली आपका बढ़ने लगेगा। तो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ बहुत सारे रोग लेके आती है, क्योंकि जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें से मक्खी मच्छर पनपेंगे, वो लोगों को आपका इन्फेक्टेड करेंगे और लोग उनसे बीमार होंगे। और बीमार होंगे तो ये सारी समस्या बड़े आम रूप में आपको देखने के लिए मिलती है। अगला है, बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यर्थ विकल्प हो रहे हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचा भी पाया जाता है। लोगों की वर्षा, पत्ती, मृदा के गुणवत्ता के बारे में सारा ज्ञान था। उन्हें स्थानीय परिस्थिति में और जल की आवश्यकता, वर्षा जल, भौम जल, नदी, बाढ़ संग्रहण आदि अनेक तरह से विकसित थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में गुल अथवा ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप ये भी देखिए किस तरह से आपका बाढ़ आई है और बाढ़ में आपका प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को कैसे वहां से हेलीकॉप्टर से आपका रेस्क्यू किया जा रहा है। आप इनको बड़े अच्छी तरह से देख सकते हैं। हैवी रेनफॉल डाउन इन कोलकाता, भारी बारिश होने की वजह से कोलकाता में पानी भर गया है। आप देखिए ये सारे ऐसे न्यूज आर्टिकल आपको बड़े आम रूप में यहाँ आपका देखने के लिए मिलेगा। और फ्लड से आपका बेसिक सेफ्टी आपका क्या है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, और आपका फ्लड आने से कौन कौन से आपका जो आपके सामने प्रॉब्लम आएंगी, आप उनको भी अच्छे से देख सकते हैं। कुल आपका जैसी वाहिका नदी धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई। अब देखिए जो हमारी पश्चिमी हिमालय की नदी है उनसे हम लोग आपका सिंचाई भी करते हैं। कह रहे पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए आपका छत वर्षा के जल का संग्रहण, यानी कि बारिश होती है, रेनफॉल होती है, जो हमारे ऊपर की छत होती है, उनको हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग की तरह यूज करते हैं राजस्थान। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपनी खेती की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिका बनाते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों का वर्षा जल एकत्रित करते हैं, गड्ढे बनाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल की खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के लिए जैसलमेर, खदीना, अन्य क्षेत्र जूहड़ इसके आपके क्या है एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है इसके एग्जाम्पल है। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमि का टैंक अथवा टंका हुआ है। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी के घर में 1.61 मीटर आपका 4 मीटर लंबा छत आपका है और यह टैंक आपका जल है। देखिए इस तरीके से ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ बारिश हो रही है, बारिश का पानी छत से आया, इस पाइप के माध्यम से यहाँ इसको क्या कर लिया इन्होंने, स्टोर कर लिया और वापस इसको मल्टीपल यूज में यूज कर सकते हैं। यानी कि बेकार पड़े कुएं में उसको आपका नीचे पानी को आपका उतार देते हैं। तो कितना बढ़िया है कि हम ग्राउंड वाटर आपके ऐसा रिचार्ज कर रहे हैं। ऐसे यहाँ देखिए
उन्होंने पानी का यूज किया, छत से इकट्ठा किया, नीचे हेड पंप के नीचे जो क्षेत्र है उसमें आपका उतार दिया। तो हम इनका कितना मल्टीपल टाइम में यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये हमको उसका यूजेस दिखा रहा है कि हम रेनफॉल को कैसे मल्टीपल यूज कर सकते हैं। कह रहे पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके हमने जल का उपयोग किया है और उसको देखा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इतना ध्यान रखना था, और फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।